नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में 5G सेवा को लॉन्च कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में आयोजित इंडियन मोबाइल कांग्रेस के कार्यक्रम में इस सेवा को शुरू किया। इस मौके पर कारोबारी जगत की तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। इस मौके पर भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा कि 4 महानगरों सहित 8 शहरों में 5G सेवाएं शुरू की जा रही हैं और मार्च 2024 तक पूरे देश को कवर कर लिया जाएगा। जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दिसंबर 2023 तक पूरे भारत में 5G सेवाएं देने का वादा किया। बता दें, 5G सेवा शुरू होने की खबर के बाद जो पहला सवाल मन में आता है वो ये है कि आखिर इससे लोगों का क्या फ़ायदा होगा। 5G सेवा का सीधा मतलब ये है कि इंटरनेट की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। 5G सेवा शुरू होने के बाद मोबाइल पर कुछ ही सेकंड में वीडियो को डाउनलोड किया जा सकेगा। साथ ही अपलोडिंग की स्पीड भी बढ़ जाएगी। मोबाइल से किए जाने वाले बैंकिंग सहित कई दूसरे काम भी तेजी से हो सकेंगे। देश में 5G सेवा लॉन्च किए जाने के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए निशाना साधा। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी के राज में जनता को 5G पहले से ही मिल रहा है। पहला जी गरीबी, दूसरा जी घोटाला, फिर जी घपला, जी घालमेल, जी घोरक धंधा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट आ रही है। शुक्रवार को आरबीआई द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 23 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 8.134 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है और इसके साथ ही अब ये घटकर 537.518 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। जबकि ये पिछले हफ्ते 5.2 अरब डॉलर गिरकर 545.54 अरब डॉलर पर था। वहीं ये मार्च 2022 में 607.31 अरब डॉलर था। लेकिन इसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके कारण अब भारत की अर्थव्यवस्था पर भी संकट मंडराने लगा है। लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में मध्य प्रदेश के इंदौर को पहला स्थान मिला है। इंदौर को सरकार के सर्वे में सबसे स्वच्छ शहर बताया गया है। इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण में गुजरात के सूरत को दूसरे सबसे स्वच्छ शहर के रूप में बताया गया है। इस बीच दिल्ली सर्वेक्षण में 9वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में नोएडा, जो कि दिल्ली का पड़ोसी है, सूची में 11वें स्थान पर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज को कहा है कि वो स्थानीय स्तर पर अधिक कारों का उत्पादन करे, जिससे इसकी लागत कम रहे और मध्यम वर्ग भी इसको खरीद सके और ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच हो सके। गडकरी ने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का एक बड़ा बाजार है। आप उत्पादन बढ़ाएं तभी लागत कम करना संभव है। हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, यहाँ तक कि मैं भी आपकी कार नहीं खरीद सकता। बता दें, जर्मन कार निर्माता की लेटेस्ट इलेक्ट्रिक कार 1.55 करोड़ रुपए की कीमत के साथ आती है। बीजेपी ने 2024 आम चुनाव के मद्देनजर अपनी बूथ लेवल की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने ऐसे 1,12,058 बूथों की पहचान की है जहां वो मेहनत करेगी। यानी इन बूथों पर पार्टी खुद को कमजोर पा रही है, इसलिए इन बूथों की तैयारी का निर्देश दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स ने शनिवार को इस संबंध में एक विशेष रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी ने अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए ज्यादातर बूथों पर पहले चरण का काम पूरा कर लिया है, जिसे उसने पार्टी के लिए कमजोर बताया था। पहले चरण में उसने एक डेटाबेस और मतदाता प्रोफाइल तैयार करने के साथ ही पार्टी नेताओं द्वारा जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत तमाम नेता कई लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचे। पिछले मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी प्रदेश प्रभारियों की बैठक हुई, जिसमें बूथों को मजबूत बनाने के कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 84,039 बूथों पर पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र उन राज्यों में शामिल हैं जहां पहले चरण के लिए 100% काम पूरा कर लिया गया है। आखिरकार कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर ही दिया है। पार्टी ने बृजलाल खाबरी को उत्तर प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। खाबरी के साथ ही 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। बृजलाल खाबरी दलित समुदाय से आते हैं और विधानसभा चुनाव में उन्होंने ललितपुर की महरौनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस ने जिन 6 नेताओं को प्रांतीय अध्यक्ष नियुक्त किया है उनमें फरेंदा महाराजगंज सीट से विधायक वीरेंद्र चौधरी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रशासन प्रभारी योगेश दीक्षित, इटावा के अनिल यादव, नकुल दुबे, बसपा से कांग्रेस में आए नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अजय राय का नाम शामिल है। बताना होगा कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा ले लिया था। उसके बाद से ही इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा।
राजस्थान में जहां पिछले 48 घंटे में मुख्यमंत्री कौन रहेगा इसकी घोषणा होनी थी, लेकिन इस बीच लगता यही है कि गहलोत को ही काम करते रहने को कहा गया है। इसके संकेत आज शनिवार 1 अक्टूबर को उस समय मिले जब उन्होंने राज्य के युवकों से अगले बजट के लिए सुझाव मांगे। साथ ही राजस्थान की जनता के नाम अपील जारी की कि उनकी सरकार को फिर से चुना जाए। अशोक गहलोत शनिवार को बीकानेर में थे, जहां जब पत्रकारों ने गहलोत से पूछा कि राज्य का अगला बजट कौन पेश करेगा, तब गहलोत ने जनता से बजट के बारे में अपने सुझाव भेजने का आग्रह करते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम छात्रों और युवाओं के लिए बजट पेश करेंगे। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं और प्रदेश के युवाओं, छात्रों और जनता से अपील कर रहा हूं कि उनके मन में जो सुझाव हैं वो सीधे मेरे पास भेजें। मैं उन योजनाओं को लाना चाहता हूं जो उनके दिल में है, क्योंकि देश का भविष्य युवा हैं। उनके इस बयान से संकेत मिलता है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें अभयदान दे दिया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शनिवार को एक बार फिर जोर देकर कहा कि पार्टी के वरिष्ठ सहयोगी मल्लिकार्जुन खड़गे से अध्यक्ष चुनाव में उनकी कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने कहा, ये कोई युद्ध नहीं है, हम अलग अलग विचारों के हो सकते हैं। थरूर ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि चुनाव पर पार्टी कार्यकर्ताओं को फैसला करने दें। उन्होंने कहा कि मैं सदस्यों से सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर आप पार्टी के कामकाज से संतुष्ट हैं तो कृपया खड़गे साहब को वोट दें, लेकिन अगर आप बदलाव चाहते हैं तो मुझे चुनें। अगर आप चाहते हैं कि पार्टी अलग तरह से काम करे तो मुझे वोट दें। झारखंड के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी का कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए आवेदन आज खारिज हो गया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में शीर्ष पद के लिए लड़ाई सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए प्रपत्रों की जांच की गई है। हमें मिले 20 फॉर्म्स में से 4 फॉर्म हस्ताक्षर में भिन्नता के कारण खारिज कर दिए गए। झारखंड के उम्मीदवार का फॉर्म भी बार बार हस्ताक्षर और हस्ताक्षर मेल नहीं खाने के कारण खारिज कर दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ऐसा कांग्रेस के एक व्यक्ति एक पद नियम के तहत किया है। इसके अनुसार एक व्यक्ति एक ही पद पर बना रह सकता है। इसके बाद अब कांग्रेस की ओर से राज्यसभा में विपक्ष के नए नेता को चुना जाएगा। बता दें, कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। गहलोत से शुरू हुआ यह किस्सा दिग्विजय सिंह से होता हुआ खड़गे तक पहुंचा है और अब माना जा रहा है कि खड़गे ही अगले अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि उनको पार्टी नेताओं का अधिक समर्थन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का आंदोलन शनिवार को 26वें दिन मामूली रूप से उग्र हो गया। न्यूज़ 18 यूपी के मुताबिक आंदोलनकारी छात्रों ने 2 टीचरों प्रोफेसर आशीष सक्सेना, प्रोफेसर मनमोहन कृष्ण को बंधक बनाने का दावा किया। हालांकि इसकी पुष्टि खुद उन प्रोफेसरों ने नहीं की है। प्रोफेसर आशीष सक्सेना ने कहा कि छात्रों ने उन्हें बातचीत के लिए रोका था। छात्रों का कहना है कि प्रोफेसर मनमोहन कृष्ण वीसी के सलाहकार हैं, इसलिए उनसे बातचीत जरूरी है। छात्र रोजाना अलग अलग तरीकों से अपना विरोध जता रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल पर बैठे 4 छात्र नेता अजय यादव सम्राट, छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव, सिद्धार्थ कुमार गोलू और समाजवादी छात्र सभा के जिला महासचिव शिव शंकर सरोज हैं। इनकी हालत कल शुक्रवार को नाजुक हो गई थी। प्रदर्शनकारी छात्रों ने भूख हड़ताल कर रहे छात्रों की कथित अंतिम यात्रा प्रतीक रूप में निकालकर विरोध किया। छात्रों ने छात्र नेताओं को शव बनाकर अपने कंधों पर चारपाई पर रखकर शरीर पर रामनामी का कपड़ा भी रखा था। इसी दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। भारत में पाकिस्तान सरकार का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस संबंध में आधिकारिक हैंडल के ट्विटर पेज पर लिखा था कि भारत में अकाउंट को रोक दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी उसके ट्विटर खाते पर रोक लग चुकी है और बाद में फिर से एक्टिवेट कर दिया गया था। एएनआई की खबर के अनुसार जुलाई में जब भारत ने कई पाकिस्तानी हैंडल पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब भी उसके ट्विटर खाते को रोक दिया गया था, लेकिन बाद में इसे फिर से सक्रिय कर दिया गया था। शनिवार को ट्विटर ने जो कार्रवाई की है उसके बारे में उसने कुछ भी साफ नहीं किया है। पाकिस्तान ने भी इस खबर के लिखे जाने तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने नवरात्रि पर उपवास रखने को लेकर दिए गए बयान के बाद एक दलित गेस्ट लेक्चरर को हटा दिया। द हिंदू के मुताबिक गेस्ट लेक्चरर के तौर पर पढ़ा रहे डॉक्टर मिथिलेश कुमार गौतम ने अपने सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट में कहा था कि महिलाएं नवरात्रि के दौरान व्रत रखने के बजाय संविधान और हिंदू कोड बिल पढ़ें तो उनका ज़्यादा भला होगा। उनकी ज़िंदगी गुलामी और डर से आज़ाद हो जाएगी।
इसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। उनके खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शिकायत पर बृहस्पतिवार को यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सुनीता पांडे ने एक्शन लिया और हटाने का आदेश दिया। भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के अवैध जनमत संग्रह और 4 यूक्रेनी इलाकों के कब्जे की निंदा करने वाले एक प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बनाई। बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को 4 यूक्रेनी क्षेत्रों के रूस में विलय की घोषणा की थी, जिसकी अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र समेत अन्य देशों ने कड़ी निंदा की। इसी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि रूस द्वारा वीटो किए जाने के कारण ये प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सका। वहीं 15 देशों की परिषद में से 10 देशों ने प्रस्ताव के लिए मतदान किया, जबकि भारत, चीन समेत कई देशों ने इससे दूरी बनाई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।